दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी और प्रथम चरण था राजस्थान के एकीकरण का, उसको अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के दूसरे और तीसरे चरण की, द्वितीय या तृतीय चरण की, द्वितीय और तृतीय चरण की। ठीक, तो अपन देखिए पिछली क्लास का अगर कुछ टाइम में रिविजन करें तो बात कर रहे थे भाई, राजस्थान में जो 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। रियासतों की अपन बात कर चुके थे। 3 ठिकाने थे, लावा, नीमराणा और कुशलगढ़। लावा टोंक से अलग होकर बना था, नीमराणा अलवर से होकर अलग होकर बना था, और जो कुशलगढ़ था वो बांसवाड़ा से अलग होकर बना था। लावा में यानी कछुआ वंश की नलुका सागा का शासन था, नीमराणा में चौहानों का शासन था, और जो कुशलगढ़ था यहाँ पे राठौड़ों का शासन था। ठीक है। अजमेर मेवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। नीमराणा जो ठिकाना था, इसका प्रथम चरण में विलय कर लिया गया था। देखिए, अपन बात कर रहे थे 25-26 जून 1946 को महाराणा भूपाल सिंह जो मेवाड़ के थे, उन्होंने सम्मेलन बुलाया था 25-26 जून 1946 को, और राजस्थान यूनियन नामक देश बनाने की बात कही थी। गुजरात, राजपूताना और मालवा को मिलाकर राजपूत यानी राजस्थान यूनियन नामक देश बनाने की कोशिश की थी, प्रयास किया था, लेकिन असफल रहे थे अपने प्रयास में। इसके बारे में अपन बात किए थे भाई, 5 जून 1947 को रियासती विभाग की स्थापना कर दी जाती है। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की जाती है। देखिए भाई, अभी मैं जून बोल दिया था, 5 जुलाई 1947 है, वैसे उधर 25-26 जून 1946 को महाराणा भूपाल सिंह ने सम्मेलन बुलाया था, और 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना कर दी जाती है। रियासती विभाग के जो मंत्री वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, और सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था। रियासती विभाग के अकॉर्डिंग अनाउंसमेंट किया गया था कि वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और आय 1 करोड़ से अधिक हो, वे रियासतें स्वतंत्र रह सकती है। ऐसी 4 रियासतें थी। इन शर्तों को जो पूरा कर रही थी वो 4 रियासतें थी, जयपुर, बीकानेर, मारवाड़ और मेवाड़। ठीक है, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर, या यूं कह सकते हो जोधपुर, मेवाड़, बीकानेर और जयपुर। ठीक है, तो ये 4 रियासतें थी जो इन शर्तों को पूरा कर रही थी। देखिए, इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई, जो 18 जुलाई 1947 को, ठीक है, 18 जुलाई 1947 को जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, इसमें देखिए इसकी एक धारा थी, धारा 8। इसके अनुसार जो देशी रियासतें अंग्रेजों के साथ संधियां कर रखी थी, उन संधियों को समाप्त करने का अनाउंसमेंट कर दिया गया था धारा 8 के अनुसार। ठीक है, तो देखिए अब आगे बात करें थे फिर, और जो 2 रियासतें थी, अलवर और भरतपुर, जो पहले ही भारत सरकार को अपना नियंत्रण सौंप चुकी थी, क्योंकि अलवर वाले राजा थे, उनका नाम जो महात्मा गांधी की हत्या में आ चुका था, और जो भरतपुर वाले जो राजा थे ब्रजेंद्र सिंह, सांप्रदायिक दंगों में उनकी भूमिका मानी जा रही थी। इस वजह से उन्होंने अपना शासन सौंप दिया था भारत सरकार को। प्रथम चरण की बात की थी, प्रथम चरण अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, उनके साथ में नीमराणा ठिकाने को मिलाया गया था। राज प्रमुख का पद धौलपुर वाले उदयवान सिंह को दिया गया था। उपराज प्रमुख का पद जो करौली के गणेश पाल को दिया गया था। राजधानी अलवर को बनाया गया था। प्रधानमंत्री अलवर के जो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। ठीक है, देखिए उद्घाटन की बात करते हैं, 18 मार्च 1948 को किया जाता है। 18 मार्च 1948 को इसका जो उद्घाटन भरतपुर में किया जाता है, एन.वी. गौड़गिल करते हैं, नरहरे विष्णु गौड़गिल। ठीक है, उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया जाता है इसमें। तो यहां तक अपन बात कर चुके थे। आज बात करेंगे द्वितीय चरण की। देखिए, द्वितीय चरण की अपन बात करें तो इसका नाम था राजस्थान संघ। ठीक है, राजस्थान संघ या राजस्थान यूनियन।
और आप ध्यान रख लेना भाई, इसको पूर्व राजस्थान भी, इसका नाम पूर्व राजस्थान भी मिल सकता है अपने को कुछ जगह पर। पूर्व राजस्थान भी अपने को कुछ जगह पर इसका नाम मिल सकता है द्वितीय चरण का। लेकिन मुख्य तौर से राजस्थान संघ, राजस्थान यूनियन नाम था दूसरे चरण का या द्वितीय चरण का। देखिए इस जो इसका विलय किया गया था या उद्घाटन किया गया था 25 मार्च 1948 को किया गया था। ठीक है, प्रथम चरण का जो उद्घाटन किया गया था 18 मार्च 1948 को किया गया था। इसी महीने में जो लगभग 6 से 7 दिन बाद में, 7 दिन बाद में यानी 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण का उद्घाटन किया गया था राजस्थान संघ का। इसमें देखिए लगभग 9 रियासतों को शामिल किया गया था। पर देखिए पिछली क्लास में बात किए थे भाई, जो अलग से 6 रियासतों को निकाले, जैसे चारों बड़ी रियासतें जो 10 लाख जनसंख्या वाली जो शर्त थी और 1 करोड़ आय वाली जो शर्त थी उनको पूरी कर रही थी, वो 4 रियासतें अलग थी। जोधपुर जैसलमेर अलग निकाल दिए थे अपन, सिरोही अलग कर दिए थे, जो वल्लभ भाई पटेल जी के कहने पर बस सिरोही को अलग कर दिया गया था, रख दिया गया था अलग से। बची 13 रियासतें बची थी, उनमें से 4 का अपन कल प्रथम चरण में विलय कर दिए थे मत्स्य संघ में। ठीक है, अब आज बची जो 9 रियासतें बची है, जो 9 रियासतों का विलय इस चरण में कर दिया गया था। देखिए उन रियासतों का जो अपन नाम देखे तो देखिए हाड़ौती वाली जो 3 थी, कोटा, बूंदी और झालावाड़, 12 बाद में बना था। ठीक है, ये तीनों हाड़ौती क्षेत्र वाली आप ध्यान रख लेना, 12 नहीं है इसमें, कोटा, बूंदी, झालावाड़। देखिए फिर बात करते हैं वागड़ प्रदेश की। देखिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, कितनी हो गई? 6 हो गई। देखिए अब 2 छोटी रियासतें थी, किशनगढ़ और शाहपुरा और एक टोंक। ठीक है, ठीक है भाई, इनको आप इसमें तो आ रहा नहीं है पूरा, तो इस प्रकार से तो अपन एक साथ लिख लेते हैं, अलग से पास पास में लिख देता हूँ, फिर मैं समझा दूंगा आपको। कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ठीक है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। फिर एक आ जाती है टोंक, जो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। ठीक है, टोंक और किशनगढ़ और शाहपुरा। ठीक है, देखिए किशनगढ़ और शाहपुरा ये छोटी रियासतें थी, एक इनके साथ ठिकाना भी विलय किया जाता है, कुशलगढ़ ठिकाने का विलय किया जाता है। ठीक है, टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत, ये तीनों हाड़ौती क्षेत्र वाली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये बागड़ क्षेत्र वाली, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। देखिए किशनगढ़ और शाहपुरा का थोड़ा ध्यान रखना, ये दोनों रियासतें थी किशनगढ़ और शाहपुरा, ये दोनों रियासतें पहले अजमेर मेरवाड़ा में विलय की जा रही थी। इनका प्लान था क्या, यहाँ के जो अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था,
यहाँ के लोगों का प्लान था, यहाँ के नेताओं का प्लान था या सरकार का प्लान था कि भाई जो किशनगढ़ और शाहपुरा का विलय अजमेर मेरवाड़ा में कर दिया जाए। देखिए शुरुआत में जो भारत सरकार द्वारा इस प्रकार का अनाउंसमेंट किया गया था, अपन स्टार्टिंग में बात कर ली थी इस बात की कि जो छोटी रियासतें हैं या राजस्थान की जो भी रियासतें हैं या भारत की और कोई भी रियासतें हैं, खुद के स्तर पर किसी भी क्षेत्र में मिल सकती है, या तो कोई केंद्र शासित प्रदेश में मिल सकती है या कोई दूसरी रियासत में मिल सकती है। ठीक है, ये भारतीय संघ बनाने की प्लानिंग की थी पहले। तो किशनगढ़ और शाहपुरा को पहले अजमेर मेरवाड़ा में मिलाने जाने का प्रयास किया जा रहा था। देखिए किशनगढ़ के राजा थे सुमेर सिंह। किशनगढ़ के राजा थे सुमेर सिंह। और अपन शाहपुरा की बात कर चुके हैं पिछली क्लासेज में, सुदर्शन देव शाहपुरा के राजा थे। ठीक है, सुमेर सिंह तो साइन कर चुके थे अजमेर मेरवाड़ा में विलय के लिए, लेकिन सुदर्शन देव मना कर देते हैं कि मैं मेरी जनता को पूछूंगा और मेरे मंत्रियों को पूछूंगा, फिर ही कुछ कर पाऊंगा, डिसीजन ले पाऊंगा सही तरीके से, और इस प्रकार से मैं डायरेक्ट विलय नहीं कर सकता। तो देखिए अपन बात कर चुके हैं शाहपुरा की। यहाँ पे सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की स्थापना करते हैं सुदर्शन देव। तो अच्छी सोच वाले बंदे थे, अच्छी सोच वाले राजा थे। तो फिर इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा में विलय नहीं किया गया था इनका, और फिर द्वितीय चरण में यानी राजस्थान संघ में विलय कर दिया जाता है शाहपुरा और किशनगढ़ का भी। देखिए कुशलगढ़ की अपन बात कर चुके हैं पहले, यानी लगभग 2 या 3 बार बात कर चुके हैं कुशलगढ़ की। ये राठौड़ों का ठिकाना था। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना इसका। अब देखिए आगे बात करते हैं। ये तो रियासतें थी किशनगढ़ और शाहपुरा। इन दोनों रियासतों को देखिए क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन आता है और हर जगह अपने को पढ़ने को मिलता है कि कौन सी 2 रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। तो किशनगढ़ और शाहपुरा जो रियासतें थी, इनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। ठीक है, ठीक है, तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था इनको। अब देखिए तोपों की सलामी का अधिकार जो मैं बताता हूँ क्या व्यवस्था थी। देखिए जो बड़ी रियासतें होती थी उसका राजा अंग्रेजों के पास आता था, भारत सरकार के पास आता था। अंग्रेजों के पास जो संधियां कर रखी थी राजाओं ने, जैसे राजाओं के जो अंग्रेजों के पास बातचीत करने के लिए आता था, तो राजा के स्टेटस के अनुसार या राजा की जो पोजीशन होती थी या स्थिति होती थी, एक कितना दमदार राजा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी तोपों की सलामी फिक्स की जाती थी। तो इस राजा को इतनी तोपों की सलामी दी जाएगी। तो भाई देखिए किशनगढ़ और शाहपुरा जो छोटी रियासतें थी, बहुत ही छोटी थी, बिल्कुल छोटी रियासतें थी। छोटी होने की वजह से किशनगढ़ और शाहपुरा को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना भाई ये क्या मैटर था तोपों की सलामी वाला। देखिए अब बात करते हैं आगे भाई राजस्थान संघ का भाई उद्घाटन वगैरह कहाँ पे होता है, प्रधानमंत्री कौन बनते हैं। ठीक है, उद्घाटन होता है 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को उद्घाटन होता है। प्रथम चरण के लगभग 7 दिन बाद में वो ही उद्घाटन करते हैं जो प्रथम चरण में उद्घाटन किए थे मत्स्य संघ का। ठीक है, एन वी गोडगिल। हरे विष्णु गोडगिल उद्घाटन करते हैं 25 मार्च 1948 को। देखिए अब इसका उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा। उद्घाटन उस समय इसमें देखिए कोटा भी मिलाया गया था। ठीक है,
तो कोटा के राजा थे यानी महाराज भीम सिंह। तो उद्घाटन कोटा में किया गया था इसका, ठीक है, उद्घाटन कोटा में किया गया था। एनवी गौड़गिल ने किया था, 25 मार्च 1948 को किया था। देखिए अब राज प्रमुख कौन बनाया जाएगा इसका, तो कोटा के राजा महाराज भीम सिंह। ठीक है, कोटा वाले महाराज भीम सिंह इसके राज प्रमुख बना दिए गए। राजधानी इसकी कोटा। अब देखिए मैं आपको बताऊं किस प्रकार से महाराज भीम सिंह राज प्रमुख बनते हैं और किस प्रकार से राजधानी कोटा को बनाया जाता है। देखिए अपन पहले बात कर चुके कोटा और बूंदी का, जब इतिहास पढ़े थे। कोटा बूंदी से अलग होकर अलग रियासत बनी थी, ठीक है, न कि बूंदी कोटा से अलग होकर। तो बूंदी वाले अपने आप को बड़ा बड़ा मानते थे, अपना पैर बड़ा मानते थे, अपना पग बड़ा मानते थे। पग यानी बड़ा पग होने का मतलब है वे अपने को बड़ा भाई मानते थे, अपने आप को बूंदी वाले, और कोटा को छोटा मानते थे। देखिए जो बूंदी के राजा कहते हैं बहादुर सिंह कि भाई हम बड़े हैं, हमारे से निकलकर भाई कोटा बना है, हमारे से अलग होकर कोटा बना है, तो इनसे ऊंचा पत्तों में दिया जाना चाहिए। आप राजधानी कोटा बना रहे हो, राज प्रमुख महाराज भीम सिंह को बना रहे हो, कोटा वाले को बना रहे हो, फिर हमारा क्या स्टेटस है। देखिए फिर आपसी मतभेद तो होते हैं, लेकिन महाराज भीम सिंह को ही राज प्रमुख बनाया जाता है इसमें, और राजधानी कोटा को बनाया जाता है, और उप राज प्रमुख बनाया जाता है बहादुर सिंह को। ठीक है भाई, छोटा मोटा पद भाई, इन जो बहादुर सिंह को भी तो खुश रखना पड़ेगा, नहीं ये बगावत कर जाएगा। तो इसको उपराज प्रमुख को पद दे दिया गया था। देखिए अब बात करते हैं इसमें भाई, इसमें भी उपराज प्रमुख दो बंदों को बनाया गया था। उपराज प्रमुख को इस प्रकार से डिवाइड कर दिया गया भाई, उपराज प्रमुख में सबसे बड़ा कौन होगा, यानी बड़ा और छोटा कर दिया गया था उपराज प्रमुख में। तो बहादुर सिंह को तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख कर दिया गया था, ठीक है, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया था बहादुर सिंह को। देखिए फिर डूंगरपुर वाले जो राजा थे लक्ष्मण सिंह थे, डूंगरपुर के राजा। तो लक्ष्मण सिंह ने कहा कि भाई फिर मेरे को क्या दोगे आप, भाई राज प्रमुख कोटा को बना दिए, उपराज प्रमुख बूंदी को बना रहे हो, फिर मैं क्या करूं, मेरी क्या पोस्ट रहेगी, छोटा मोटा मंत्री तो मुझे भी देना चाहिए। फिर इसको कनिष्ठ राज प्रमुख दे दिया गया था डूंगरपुर वाले लक्ष्मण सिंह को। ठीक है, तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह को और कनिष्ठ उपराज प्रमुख डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था, और राज प्रमुख महाराज भीम सिंह को बनाया गया था, राजधानी कोटा को बनाया गया था। देखिए अब बात आती है प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। प्रधानमंत्री गोकुललाल आसाव को बनाया गया था इसमें। देखिए गोकुललाल आसावा थे शाहपुरा के थे, ठीक है, गोकुललाल आसावा शाहपुरा के थे। प्रथम चरण जो मत्स्य संघ था उसके प्रधानमंत्री बने थे शोभाराम कुमावत, और द्वितीय चरण जो राजस्थान संघ है इसके प्रधानमंत्री है गोकुललाल आसावा, शोभाराम कुमावत और गोकुललाल आसावा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अब देखिए यहां तक अपन प्रथम चरण की बात कर चुके हैं।
सॉरी द्वितीय चरण की बात कर चुके हैं। प्रथम चरण पिछली क्लास में पढ़ चुके थे अपन। अब बात करेंगे तृतीय चरण की। ठीक है, तो देखिए तृतीय चरण पढ़ने से पहले मैं अब एक बात आपको बताऊंगा कि मेवाड़ किस लिए तैयार होता है। मेवाड़ दूसरे चरण में ही तैयार हो गया था अपना विलय करने के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ फिर मतभेदों की वजह से द्वितीय चरण में नहीं कर पाते हैं विलय मेवाड़ का। ठीक है, तो ये आपको मैं बता दिया हूं। देखिए कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा और कुशलगढ़ ठिकाना, इनका विलय किया गया था द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण का नाम था राजस्थान संघ। कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़, सॉरी 12 नहीं था, कोटा, बूंदी, झालावाड़ जो हाड़ौती वाले क्षेत्र थे, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा वागड़ वाले क्षेत्र थे, टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, किशनगढ़, शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासतों में से थी। शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना। शाहपुरा के राजा थे उस समय सुदर्शन देव, और किशनगढ़ के सुमेर सिंह थे। कुशलगढ़ ठिकाना था, बांसवाड़ा से अलग होकर बना था। 1866 में अंग्रेजों ने स्वतंत्र ठिकाना बना दिया था कुशलगढ़ को। ठीक है, उद्घाटन 25 मार्च 1948 को एन गोडगिल कोटा में करते हैं। कोटा को राजधानी बनाई जाती है। महाराज बुलंद सिंह राज प्रमुख बनते हैं। बूंदी वाले बहादुर सिंह उपराज प्रमुख यानी वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनते हैं, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह बनते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा बनते हैं। ये द्वितीय चरण का थोड़ा रिवीजन था। अब बात करेंगे तृतीय चरण की। देखिए तृतीय चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान। देखिए तृतीय चरण में ज्यादा कुछ नहीं किया गया था, मेवाड़ का विलय किया गया था। तो बच रही तो वही है जो 4 रियासतें थी, जो 10 लाख जनसंख्या वाली सबको और 1 करोड़ आय वाली सबको पूरा कर रही हो, वो रियासतें बची हुई थी। अब भाई धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा भाई ये हो रहा था, भाई व्यवस्थित किया जा रहा था इनको, राजस्थान की जो रियासतों को। ठीक है, ज्यादा रियासतें थी और छोटी रियासतें थी, उनका विलय कर लिया गया है। तृतीय चरण की बात करते हैं अपन अब। ठीक है, संयुक्त राजस्थान। देखिए अपन बात की थी अभी राजस्थान संघ और मेवाड़ को बनाकर यानी मिलाकर ये संयुक्त राजस्थान बना था। ठीक है, राजस्थान यूनियन और मेवाड़ को मिलाकर या विलय करके संयुक्त राजस्थान बनाया गया था। ठीक है, दूसरे चरण और मेवाड़ को मिलाकर दूसरे चरण या मेवाड़ का विलय करके संयुक्त राजस्थान बनाया गया था। ठीक है, तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान। देखिए अब बात करते हैं दूसरे चरण की, थोड़ी वापस पीछे जाके। बहादुर सिंह बूंदी वाले थे जो इस बात से खुद परेशान हो रहे थे कि उनको राज प्रमुख नहीं बनाया जा रहा था, और उनको राज प्रमुख बनाया या नहीं बनाया उससे कोई ये वो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनके लिए ये बड़ी बात थी कि कोटा वाले को राज प्रमुख नहीं बनाया जाना चाहिए। ठीक है, बहादुर सिंह के माइंड में यही चल रहा था। वो पहले तो बात करते हैं भारत सरकार से, भाई इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन मानते नहीं है। उनको बोल देते भाई अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ये छोटे बड़े भाई वाली बात। तो लेकिन हम तो अब बना रहे हैं कोटा वाले को। तो बहादुर सिंह बूंदी वाले जाते हैं मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के पास में। ठीक, 23 मार्च 1948 को ही 23 मार्च यानी 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण बनाया जाता है राजस्थान से। ठीक है, तो इससे 2 दिन पहले बहादुर सिंह बूंदी मेवाड़ यानी मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई यार आप
इसमें द्वितीय चरण में आपके रियासत का विलय कर लो, मेवाड़ का विलय कर लो। तो भूपाल सिंह कहते भाई मैं क्यों करूं, मेरी इतनी बड़ी रियासत है, हमारे इतना बड़ा यानी इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, सांगा कुंभा प्रताप, ठीक है। तो इनके गौरवशाली इतिहास वाली इतनी बड़ी रियासत है, तो मैं ऐसे ही कैसे विलय कर लूं, मैं तो अलग ही रहूंगा, या अलग ही रहेंगे हम तो, मैं और अलग ही एक देश रहेगा। मैंने खुद ने प्रयास किया था भाई अलग से देश बनाने का, तो आप साथ आए नहीं, और अब मैं विलय नहीं कर सकता। लेकिन बहादुर सिंह बूंदी समझाता है भाई इस प्रकार से देखिए आप मिल जाइए या विलय कर लीजिए। उधर हम नहीं चाहते हैं कि भाई कोटा वाले राज प्रमुख रहे, और आप अगर विलय कर लोगे तो आपको राज प्रमुख बना दिया जाएगा, राजधानी बना दी जाएगी। और कोटा वाला जो भीमराव है, ये महाराव भीम सिंह है, तो उनका राज प्रमुख का पद छीन लिया जाएगा, और हम यही चाहते हैं, ठीक है। बूंदी वाले की सोच थी। तो देखिए बहादुर सिंह बूंदी के यानी बहादुर सिंह के समझाने से महाराणा भूपाल सिंह तैयार हो जाते हैं, फोन करते हैं इधर वल्लभ भाई पटेल जी के पास, भाई हम विलय करना चाहते हैं। वल्लभ भाई पटेल जी को लगा यार ये तो कुछ करिश्मा हुआ है, अजूबा हुआ कि खुद फोन करके बोल रहे हैं भूपाल सिंह कि हम विलय करना चाहते हैं। तो वापस कोटा वाले से बात करते हैं, दूसरे क्षण की बात बता रहा हूँ मैं। तो महाराव भीम सिंह से बात करते हैं, मैं यार आप थोड़ा प्रोग्राम कैंसिल रखना, वो मेवाड़ का विलय किया जा रहा है और मेवाड़ में करेंगे अब, और राजप्रभु भी मेवाड़ वाले को ही बनाएंगे, तो थोड़ा देख लेना, थोड़ा रुकना, ज़्यादा जल्दीबाजी मत करना प्रोग्राम के लिए। तो भीम सिंह कहता है उधर कि भाई मैंने तो तैयारी कंप्लीट कर ली है, पांडाल वांडाल लगवा लिए हैं, टेंट वगैरह, स्टेज स्टेज लगवा लिया है, मालाएं वालाएं बनवाने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। तो इस प्रकार से फिर वल्लभ भाई पटेल को भी लगा कि ठीक है यार भाई इधर कोटा में तैयारियां पूरी हो गई है, रोड शो वगैरह सब चालू हो गए वहां पे। तो वापस फोन करते हैं भूपाल सिंह के पास, भाई यार उनको सेट करते हैं भूपाल सिंह को, भाई यार आपकी तो इतनी बड़ी रियासत है और वहां पे यार सब तैयारियां हो गई है, और इतनी बड़ी रियासत तो इन इतनी रियासतों में मिलेगी, मजा नहीं आएगा। आप ऐसे करना अलग से प्रोग्राम रखेंगे, मेवाड़ का इतिहास भी बहुत अच्छा रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, अलग से प्रोग्राम करेंगे और फिर विलय करेंगे। भूपाल सिंह के भी डोज लग गई, ठीक है भाई अलग से प्रोग्राम कर लेंगे। तो फिर इस प्रकार से बूंदी के कहने पर, या बूंदी वाले जो बहादुर सिंह के कहने पर, जो भूपाल सिंह 23 मार्च 1948 को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनको फिर उनके जो प्रोग्राम को टाला गया था, मेवाड़ का विलय नहीं किया जाता है, और फिर तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान में राजस्थान संघ के साथ मेवाड़ का विलय किया जाता है, ठीक है। इसमें राज प्रमुख बनाए जाते हैं महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है, राज प्रमुख बनाए जाते इसमें महाराणा भूपाल सिंह। देखिए महाराणा भूपाल सिंह के जो इस समय दीवान बन गए थे या दीवान थे, राम मूर्ति, ठीक है, राम मूर्ति ध्यान रख लेना भाई, ये दीवान थे राम मूर्ति महाराणा भूपाल सिंह के, ठीक है। ये इनसे सलाह लेते थे भूपाल सिंह, ये बातचीत करने के लिए इन्हीं को भेजते थे राम मूर्ति को। देखिए इसमें अब वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया जाता है, ठीक है, और एक कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया। देखिए इसमें जो पिछला जो चरण था, द्वितीय चरण था, उसमें उपराज प्रमुख दो बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें एक तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया जाता है और कनिष्ठ उपराज प्रमुख दो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो भीम सिंह कोटा को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया जाता है,
ठीक है। कि भूपाल सिंह को राज प्रमुख बना दिए। हालांकि भीम सिंह को तो गलत ही लगे भाई यार, मैं कोटा में था, कोटा राजधानी थी, मैं यानी राज प्रमुख था, सब कुछ मेरे हाथ में था। अब भूपाल सिंह के हाथ में आ गया, मेरा डिमोशन हो गया, यहाँ पे वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद दे दिया गया था इनको। फिर कनिष्ठ उपराज प्रमुख की बात है भाई, अब कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसको बनाए, तो बूंदी वाले गए तो मैं भी बनूं, डूंगरपुर वाला कहे कि मैं भी बनूं। तो डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया था। ठीक है, कनिष्ठ उपराज प्रमुख यानी दो बनाए गए थे, तो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। ठीक है, ठीक है, वरिष्ठ उपराज प्रमुख का ध्यान रखना, महाराव भीम सिंह को बनाया गया था। कनिष्ठ उपराज प्रमुख ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए जो जितने छोटे पद होंगे फिर इनके लिए ज्यादा कुछ नहीं बढ़ेंगे भाई, लेकिन फिर भी अब मैं बता दिया हूँ आपको, आपकी इच्छा हो तो याद रख लेना या लिख लेना, थोड़ा देख तो लेना भाई, लिखे तो आपकी इच्छा, नहीं लिखो तो आपकी इच्छा, लेकिन वरिष्ठ उपराज प्रमुख का नाम लिख लेना। तृतीय चरण में वरिष्ठ उपराज प्रमुख महाराव भीम सिंह कोटा को बनाया गया था, राज प्रमुख महाराव भूपाल सिंह को, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान नहीं रख लेना, तृतीय चरण का नाम याद रख लेना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में बात करते हैं राजधानी। तो राजधानी भाई जो भूपाल सिंह मेवाड़ से है, तो राजधानी इधर स्थानांतरित की गई थी या ट्रांसफर कर दी गई थी कोटा से, तो राजधानी उदयपुर को बना दिया गया था। ठीक है, अब बहादुर सिंह बुंदी राज्य हो गया, सेट हो गया बंदा, जीव हल्का हो गया कि कोटा वाले के हाथ में शक्तियां नहीं। ठीक है, ऐसे होता है भाई आजकल, आपस में जो भाई लड़े हुए होते हैं, भाई मर रहा हो साइड में, लेकिन एक भाई राजी होता है। ठीक है, एक भाई की जो परेशानियों को देख के, तो कोटा और बूंदी वाले के भाई देखिए थोड़े संबंध ठीक थे, लेकिन ये जो इस प्रकार के संबंधों को लेके, आपसी मतभेदों को लेके, इनकी जो पोल सामने आ रही थी, आपसी फूट सामने आ रही थी। ठीक है, तो राजधानी उदयपुर आ चुकी थी यहाँ पे, मैं और जो महाराणा भूपाल सिंह राज प्रमुख बन चुके थे। राजधानी को लेकर कोटा के जो महाराव थे भीम सिंह, ये अपने मतभेद उजागर भी करते हैं, लेकिन ऐसी कुछ पार पड़ती नहीं है। जो भीम सिंह शुरुआत में तो यानी डिमांड रखते हुए, नहीं राजधानी तो कोटा को ही रहने दिया जाए, भोपाल यानी मैं जो महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बना दिए। फिर इसके लिए कुछ अलग से निर्णय लिया गया कि वे जो विधानसभा के जो सत्र होते हैं, इनमें से एक सत्र हर साल यानी प्रति वर्ष या प्रत्येक वर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा, कोटा में किया जाएगा। ठीक है, आप लिख लेना कि विधानसभा का एक सत्र प्रति वर्ष कोटा में आयोजित होगा, और कोटा के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे या विशेष प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। राजधानी को लेकर महाराव भीम सिंह के आपसी यानी मतभेद उभर कर सामने आए थे, और इसके फलस्वरूप या इसके परिणाम स्वरूप एक फैसला लिया गया था। उस फैसले के अनुसार विधानसभा का एक सत्र कोटा में किया जाएगा, जिसके तहत कोटा के जो विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, तो लिख लेना। अब देखिए उद्घाटन, उद्घाटन कब करना है। ठीक है, तो उद्घाटन की बात आए तो उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को। दो चरणों के जो उद्घाटन हो चुके हैं, पहले और दूसरे के मार्च में हुए,
18 मार्च 1948 और 25 मार्च 1948। तीसरा जो तृतीय चरण है संयुक्त राजस्थान, इसका उद्घाटन हो रहा है 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है। पहले चरण था जो मत्स्य संघ था, उसके जस्ट एक महीने बाद में हो रहा है 18 मार्च 1948 जो मत्स्य संघ, 18 अप्रैल 1948 ये जो तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान। ठीक है, इसका उद्घाटन हो रहा है। देखिए, इसका उद्घाटन होता है उदयपुर में होता है, और उद्घाटन करने के लिए भाई बड़े नेता ही चाहिए। जब मेवाड़ इतनी बड़ी रियासत का विलय किया जा रहा है तो उद्घाटन करता है बड़े ही होने चाहिए। तो बड़े नेता होंगे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उदयपुर में उद्घाटन करते हैं। प्रथम और द्वितीय जो चरण था उसका उद्घाटन करते हैं एनवी गॉडगिल। तृतीय चरण जो मेवाड़ का विलय किया गया था यानी संयुक्त राजस्थान में, राजस्थान संघ और मेवाड़ का विलय किया गया था संयुक्त राजस्थान में। ये दोनों का विलय करके संयुक्त राजस्थान में बनाया गया था। इसका उद्घाटन उदयपुर में जवाहरलाल नेहरू करते हैं 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन बने? अब मेवाड़ क्षेत्र से कौन ले बंदा प्रधानमंत्री के लिए? प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं मणिकलाल वर्मा। थोड़ा ध्यान रखना भाई, मणिकलाल वर्मा एक गीत गाते थे पंचड़ा। ठीक है, मणिकलाल वर्मा का ये पंचड़ा गीत फेमस था, थोड़ा ध्यान रखना। ट्यूशन बनने का डायरेक्ट भाई पंचड़ा गीत किसके द्वारा गाया जाता था? मणिकलाल वर्मा के द्वारा। देखिए, उप प्रधानमंत्री की बात आती है। उप प्रधानमंत्री अब किससे बनाया जाए? उप प्रधानमंत्री गोकुललाल असाओ बनाया गया था। ठीक है, ठीक है, उप प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बना दिया गया। देखिए, थोड़ा आप ध्यान लगा सकते हैं इस बात का कि गोकुललाल असावा का पहले पद क्या था दूसरे चरण में। ठीक है, गोकुललाल असावा का जो पहले पद था प्रधानमंत्री था दूसरे चरण में, अब इधर डिमोशन कर दिया गया है। ठीक है, मणिकलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बना दिया गया, और गोकुललाल असावा का भाई मैं क्या बनूं, मुझे तो कुछ बनाओ, मैं पहले प्रधानमंत्री था, अब तो कुछ राष्ट्रपति बना दो कम से कम। ठीक है, लेकिन उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है भाई गोकुललाल असावा को, ऊपर से नीचे लाया जाता है। भाई गोकुललाल जी ज्यादा ऊपर मत जाओ, डायरेक्ट ऊपर चले जाओ, थोड़ा वापस नीचे आओ, पहले गलती हो गई आपको ऊपर पहुंचाने, वापस नीचे आओ। माणिकलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बना देते हैं। ठीक है, देखिए अन्य मंत्री भी लिए गए थे इसमें मंत्रिमंडल में, लेकिन आप अगर ध्यान रख सको तो रख लेना भाई। ठीक है, मोहनलाल सुगाड़िया, एक दो बंदों के नाम याद रख सकते हो, जैसे पंडित अबिन हरि थे, मोहनलाल सुगाड़िया थे, ठीक है, भोगीलाल पांडे थे। तो इनका नाम अगर याद रख लेना, मेवाड़ के जो ये संयुक्त राजस्थान के मंत्रिमंडल में इनको लिया गया था। इनके अलावा प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री ये तो याद रख लोगे आप, अन्य मंत्रियों की याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो भी ठीक है, चलेगा ना। मोहनलाल सुगाड़िया, भोगीलाल पांड्या, पंडित अबिन हरि। ठीक है, देखिए इस मंत्रिमंडल में शुरुआत में सामंतों को लिए जाने का प्रावधान भी किया जा रहा था, भाई सामंतों को भी लिया जाएगा। लेकिन जो ये लोग थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, इन लोगों ने विरोध किया, ऑब्जेक्शन उठाया। मोहनलाल सुखाड़िया थे, इन लोगों ने कहा कि भाई नहीं, सामंतों को नहीं लिया जाना चाहिए, और विरोध शुरू कर देते हैं भाई सामंतों को नहीं, प्रजा में से लिए जाएंगे मंत्री या जनता में से लिए जाएंगे। तो फिर विरोध की वजह से सामंतों को नहीं लिया जाता है इस मंत्रिमंडल में। ठीक है, देखिए अब एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह थे, उन्होंने प्रीविपर्स के तौर पे, ठीक है, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने
प्रीव्यू पर्स के तौर पे 20 लाख रुपए की डिमांड की थी, 20 लाख रुपए मांगे थे। ठीक है, अभी प्रीव्यू पर्स क्या होता था, देखिए आज अपने अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, और वो 62 वर्ष की उम्र या खुद रिटायर हो जाता है, जो भी उसकी एज का सिस्टम है, ज्यादातर अपने गवर्नमेंट जॉब्स में 62 वर्ष रखते हैं, मैं अभी है, वो रिटायर हो रहा है, उसके बाद में उसको कुछ पैसे वैसे मिलते हैं, पेंशन वगैरह मिलती है, तो वो एक प्रकार से प्रीव्यू पर्स मान सकते हो। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप थोड़ा समझ सकते हो उससे। तो इधर राजा का पद से हटाया जा रहा था और यहाँ से राज प्रमुख बना दिया जा रहा था, तो एक प्रकार से वो राजा के पद से रिटायर कर दिया गया था, तो राजा के पद से हटा दिया गया था, तो उसके बदले में पेंशन के रूप में या प्रीव्यू पर्स के तौर पे 20 लाख रुपए की डिमांड की थी मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने। देखिए जो प्रीव्यू पर्स था, ये 10 लाख रुपए फिक्स कर रखी थी भारत सरकार, 10 लाख रुपए फिक्स कर रखे थे, भाई 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दिए जा सकते, या फिर रियासत के अकॉर्डिंग, जो भाई कितनी बड़ी रियासत है उसके अकॉर्डिंग, कितनी छोटी रियासत है उसके अकॉर्डिंग प्रीव्यू पर्स दिया जाएगा, लेकिन 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन भूपाल सिंह 20 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। ठीक है, तो अभी 20 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, तो भाई इनकी भी बात मानी गई, भाई मेवाड़ रियासत इतनी बड़ी रियासत, गौरवशाली इतिहास, राणा सांगा, प्रताप कुंभा, ठीक है, राणा सांगा थे, कुंभा थे, प्रताप थे, तो इनके वंशज है, इनकी इतनी बड़ी रियासत को मिलाए हैं यहाँ पे, तो 20 लाख रुपए दिए जाएंगे इनको। लेकिन 20 लाख रुपए दिए किस तरीके से जाएंगे, भाई सबको लगे भाई, यानी जनता के सामने बताना भी तो होता है, जो फिक्स जो इनके कर रखे उन जो रूल्स को तोड़ रहे हो उसका भी तो जवाब देना पड़ता है ना सरकार में। देखिए इस प्रकार से डिवाइड किया गया था। ठीक है, 10 लाख रुपए अलग तरीके से दिए गए थे, 5 लाख रुपए अलग तरीके से दिए गए थे, और 5 लाख रुपए अलग तरीके से दिए गए थे। देखिए जो औपचारिक प्रीव्यू प्रस्ताव जो फिक्स कर रखे थे वो तो मिलना था ही। ठीक है, औपचारिकता 10 लाख रुपए। अब देखिए जो 5-5 लाख रुपए, जो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा डिमांड की थी, 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांगे थे इन्होंने, उनको इस प्रकार से डिवाइड कर दिया गया था कि 5 लाख रुपए राज प्रमुख का वेतन और 5 लाख रुपए धार्मिक अनुदान। ठीक है, 20 लाख रुपए के प्रीव्यू पर्स को इस प्रकार से डिवाइड करके दिया गया था, भूपाल सिंह को 10 लाख रुपए औपचारिक प्रीव्यू पर्स, 5 लाख रुपए राज प्रमुख का वेतन के रूप में दिया जाएगा, और 5 लाख रुपए धार्मिक अनुदान के रूप में दिया जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए तृतीय चरण भी कंप्लीट होता है अपना। देखिए एकीकरण इतना टफ नहीं है, अगर जो डेटा को याद करने बैठो, अगर सही तरीके से पढ़ो या समझो तो इजी है, और अगर डेटा में घुस जाओ आप, और जो नाम वगैरह है, जो पद है, इनमें अगर घुस जाओ, रटने लग जाओगे तो कुछ याद नहीं होगा। वैसे एकीकरण ठीक है, इतना टफ नहीं है, उलझा हुआ नहीं है। पहला और द्वितीय चरण है, या पहला और दूसरा चरण है, उसमें रियासतों को अपने को सेटल करना होता है। फिर आगे तीसरे चरण में तो भाई किया ही क्या है, मेवाड़ रियासत को मिलाया अपन ने, और आगे भी धीरे धीरे अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, लास्ट वाला जो सातों चरण है उसमें तो सिरोही को लेके ही काम चलता रहेगा, तो अपन वैसे आगे बात करेंगे और रियासतों की जो भी है। तो अपन आज दूसरा और तीसरा चरण कंप्लीट कर लिए हैं। पहले चरण को कल वाली क्लास यानी पिछली क्लास में कर चुके थे, उसके साथ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो उनकी बात कर चुके थे। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा बात करें यानी तृतीय चरण की। देखिए संयुक्त राजस्थान इसका नाम था, राजस्थान संघ और मेवाड़ को मिलाकर इसका नाम दिया गया था। राज प्रमुख इसका महाराणा भूपाल सिंह थे, मेवाड़ वाले थे, जो महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ के। वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था महाराणा भीम सिंह कोटा वालों को। महाराणा भूपाल सिंह के जो दीवान थे राममूर्ति थे। जो कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था, 2 लोगों को बनाया गया था, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर और बहादुर सिंह बूंदी को। राजधानी उदयपुर में बनाई गई, यानी राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया जाता है, और उप प्रधानमंत्री गोकुललाल साहू को बनाया जाता है। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा का जो एक
प्रसिद्ध गीत था ये, पंचड़ा नामक गीत था। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने 20 लाख रुपए प्रिव्यू पर्स की मांग की थी। 10 लाख रुपए औपचारिक प्रिव्यू पर्स दिया गया था, 5 लाख रुपए राज्य प्रमुख का वेतन और 5 लाख रुपए धार्मिक अनुदान के रूप में दिया गया था। ये 3 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।